अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उनकी बात सुन क्यों नहीं रही है। आज हम इस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर अब जब चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, तमाम वो मुद्दे अब निकलकर सामने आ रहे हैं जिन मुद्दों के कारण वर्षों से आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलनरत कर्मचारियों का, आंदोलनरत शिक्षकों का सब अब जवाब दे रहा है। आप इन दिनों अखबारों में पढ़ रहे होंगे और टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर आंदोलन तेज हो गए हैं। ये आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं, हमें उस पर विचार करने और गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। कोई अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर यूं ही लखनऊ की सड़कों पर इस गर्मी बरसात में, इस परेशानी में यूं ही नहीं पड़ा है। उसकी तकलीफ बहुत बड़ी है। सरकार इन तकलीफों को सुनना क्यों नहीं चाहती है या सुनकर अनसुना क्यों किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर 23,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के भीतर सरकारी एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ी हुई है। लेकिन राज्य सरकार इस पूरे मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। हजारों एम्बुलेंस चालक, हजारों एम्बुलेंस कर्मचारी सड़क पर हैं। उनकी जॉब का संकट है। आप याद करिए कि कोरोना के उस दौर में जब लोग अपनों को छूने को तैयार नहीं थे, यही एम्बुलेंस कर्मचारी लोगों को उनके घरों से निकालकर, खुद की जान को जोखिम में डालकर, खुद कोरोना से संक्रमित होने के खतरे के बावजूद ये हमारी और आपकी मदद कर रहे थे। तब इन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, यह वक्त बीतेगा और सरकार आपकी बात सुनेगी। अफसोस, इन कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई। अब ये हड़ताल पर हैं। आखिर समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जा रहा है, पेचीदा क्यों किया जा रहा है। लखनऊ का इको गार्डन मैदान आंदोलनरत कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों से पटा पड़ा है। हजारों की तादाद में वहां अलग अलग ग्रुप में कर्मचारी, शिक्षक, बेरोजगार युवक, तमाम लोग बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लखनऊ के एक किनारे में धकिया दिए गए इन लोगों की बातें कोई नहीं सुनेगा। और सबसे बड़ी परेशानी शिक्षक लोग, बेरोजगार युवक झेल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला ये लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के बावजूद ओबीसी कोटे को 27% की जगह महज 3.86% रिजर्वेशन मिला है। उनकी मांगे जायज हैं। सरकार को बैठकर गोलमेज सम्मेलन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, अफसरों से उनका सामना कराना चाहिए। इस मुद्दे का एक लॉजिकल कंक्लूजन निकले। यह आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बयान जारी कर रही है। यह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनको लाठियों से मार रही है। घर परिवार को छोड़कर ये लखनऊ में पड़े हैं। ठेले पर पूड़ी खाकर अपना पूरा दिन बिताते हैं ये लोग। गर्मी पसीने में सराबोर हैं। बारिश में कहां सिर छिपाएं ये लोग। एम्बुलेंस कर्मचारी अलग, 22,000 शिक्षकों का मसला अलग है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की भर्तियां रुकी पड़ी हैं। आंदोलनों की भरमार है। मल्टीपर्पज वर्कर्स के मसले बहुत गंभीर हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरोगा की भर्ती की परीक्षाओं में किस प्रकार की अनियमितता हुई ये सामने है। एसआई परीक्षा भी उसी प्रकार की पड़ी हुई है। उन अभ्यर्थियों की कोई सुनने वाला नहीं। मेरा मसला इस बात का, मैंने डिबेट इसलिए आयोजित की है कि इन मसलों का समाधान कौन निकालेगा, इसका हल किसके पास है। इसका हल उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है। इसका समाधान उत्तर प्रदेश की हुकूमत दे सकती है और इस हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। इन मसलों को सुलझाना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी इन शिक्षकों से, इन अभ्यर्थियों से और इन आंदोलनरत कर्मचारियों से, इन आंदोलनरत बेरोजगार युवकों से हमें बात करनी पड़ेगी। बात से क्यों भाग रही है सरकार? बात तो करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन का क्या मतलब होगा? फिर क्या हम आंदोलनों को अंतहीन सिलसिला मानकर छोड़ दें और उन्हें यूं ही पड़ा रहने दें लखनऊ के भीतर, या फिर हम उन्हें समाधान देकर उन्हें वापस काम पर लगाएं? हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए,
दोनों तरफ से, सरकार के पक्ष से भी और आंदोलनरत कर्मचारियों की तरफ से भी। मध्यस्थता शुरू होनी चाहिए, इनसे बात की जानी चाहिए। बात बात पर बल प्रयोग, पुलिस से पिटवाना, मुकदमे लदवाना, गाली गलौज कराना, अपमानित कराना, जेल भेजना, किसी भी आंदोलन को आप इस प्रकार के दमनकारी रवैये से समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह डेमोक्रेसी है, लोगों को बोलना आता है, वो अवेयर हैं अपने मुद्दों को लेकर। पर मुझे कई बार हैरानी होती है कि जो चीजें हमें और आपको खुली आंखों से दिखती हैं, सत्ता के शिखर पर बैठे हमारे हुक्मरानों को वही बात समझ में क्यों नहीं आती। अगर कोई परेशान है, घर परिवार छोड़ के आंदोलन कर रहा है, उसका दुख सुन लो भाई, हो सके तो निवारण कर दो, निवारण नहीं हो सकता है तो उसकी जायज कारण बता दो, लोगों को संतुष्ट करके उनके घरों पर भेजिए, सेवाओं में लगाइए, जनता की तकलीफों को बांटिए। आम आदमी बहुत परेशान है। कोरोना काल में जिस प्रकार की विपत्ति हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ भाई बहन झेल रहे हैं, ये तकलीफ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो और आंदोलन और परेशानी झेलने की स्थिति में नहीं है। लोग भयानक कठिनाई में है, परेशानी में है। हमें इन परेशानियों का सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? इन परेशानियों को कम करो, लोगों की सुनो, उनकी समस्याओं का निराकरण करो, ना कि डंडे के दम पर, ना कि पुलिस के दम पर, ना कि डीएमएसपी के दम पर, जेलों के दम पर इनको आप डराएं। और मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन कर रहे ये लोग, ये डरपोक नहीं है, ये कायर लोग नहीं है, ये पीठ दिखाने वाले लोग नहीं है। ये इन्हें पता है कि इन्हें अपने हक को पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। आप इन्हें डरा नहीं सकते, आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी और समाधान भी इनको देना पड़ेगा। लखनऊ के इको गार्डन में 9 अलग अलग तरह के मसलों को लेकर धरने चल रहे हैं। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार अपने सीनियर अफसरों को और कंसर्न्ड विभाग के मंत्रियों को इको गार्डन भेजे, मौके पर बैठिए, मंत्री लोग अपनी पूरे अफसरों की टीम के साथ जाएं, जिस विभाग के मसले को लेकर वहां धरने चल रहे हैं उन धरनों को समाप्त कराया जाए, लखनऊ का जनजीवन सामान्य कराया जाए। जो हमारे भाई बहन वहां परेशान हैं, इको गार्डन के भीतर धरना दे रहे हैं, उनको मनाया जाए और उनको वापस उनके घरों को भेजा जाए, उनको समाधान दिया जाए। मेरी यह अपील है उत्तर प्रदेश की सरकार से। कुछ बयान सुने आप, आज इसी मामले पर डिबेट है। आलू का किसान भी दिक्कत में है, क्रय केंद्र पे गेहूं और धान की भी खरीद नहीं होती, गन्ने का किसान, बिजली महंगी, ये सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में। यही इस आंदोलन की कामयाबी है कि ये किसान के को ना भूल जाए, ये इनको याद दिलाते रहेंगे, इनको किसान याद रहेगा। 70 लाख रोजगार की बात थी, आप 7 रोजगार नहीं दे पाए और आपने किसानों को कहा था दोगुना करने का, आज आप किसानों को धमकी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये वही देश है जो अंग्रेजों से नहीं डरा, तो ये क्या अंग्रेजों को गुलाम रहने वाले और उनका चारण भाट करने वाली विचारधारा से डरेगा? आप क्या समझते हैं? सिर्फ किसान कर्मचारी ये धरने पर ही नहीं है, राज्य कर्मचारियों ने भी इनको अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर इनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया तो वो भी आंदोलन पे चले जाएंगे। सरकार टोटल फेल्योर पे है, ये कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और झूठ बोल रही है। आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता मचाना ये ठीक नहीं है। विषयों की जानकारी करना, किस विषय पर आंदोलन करना है और क्यों आंदोलन करना है, इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं, जानबूझ करके हर मसले पर आंदोलन ही एक समाधान मानते हैं, आंदोलन के आधार पर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं होता है। तो आज इस मामले की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। मेरे साथ अरुण वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता, आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं मेरे साथ, और मैंने आंदोलनरत कर्मचारियों के यूनियन से 2 लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। भास्कर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण की प्रक्रिया में अनियमितता की गई है उस मामले को रिप्रेजेंट करेंगे, और जयशंकर मिश्रा एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। अरुण वशिष्ठ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के भीतर 8 से 10 बड़े आंदोलन चल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में प्रतिदिन आंदोलन हो रहा है, बड़ी तादाद में
प्रदेश के हर कोने से युवक और युवतियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी अलग अलग मांगे हैं। आप लोग या आपकी पार्टी की सरकार, मंत्री या अधिकारी इस आंदोलनों को जाकर एड्रेस क्यों नहीं करते हैं और इनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है? ब्रजेश जी, सादर नमस्कार। आपको अनेकों बार टीवी चैनल पर बहस करते हुए और देखा है, आपके सवाल तीखे रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो सामयिक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जैसा कहा कि लखनऊ के इको पार्क में इस समय 8-9 संगठन आंदोलनरत हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पृष्ठभूमि भी आंदोलनों से जुड़ी रही है। मैंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। 10-12 बरस मैं छात्र राजनीति में रहा और उसके बाद व्यापारी राजनीति में सक्रिय रहा हूं। भाजपा का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। मैंने अनेक आंदोलनों में लाठियाँ भी खाई हैं, जेल भी गया हूँ, लेकिन मेरा अनुभव अपना ये है कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है। अपनी जायज़ मांगे सरकार के सामने रखने का अधिकार हमें संविधान से है और ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। आप इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है अरुण जी कि इनकी बात सुनिए। आपका मंत्री, आपके अधिकारी इनके पास जाएं, इनकी समस्याएं सुने। अगर कर सकते हैं मदद तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो वहीं पर स्पष्ट करिए कि ये समस्या है और ये वापस अपने घर जाएं, काम पे लगें। ब्रजेश जी, किसी सार्वजनिक स्थल पर सारा मंत्रिमंडल जाए, उनके अधिकारी जाएं, ऐसा तो मैंने पहले भी कभी नहीं देखा है। लेकिन ये सरकार बहुत संवेदनशील है। जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे वार्ता के लिए जो आंदोलनकारी हैं उनका प्रतिनिधिमंडल जा सकता है और वो बातचीत हो और वो सकारात्मक बातचीत हो। दोनों में से किसी को जिद नहीं रखनी चाहिए और अपनी जो तार्किक बात है वो कही जानी चाहिए। सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। हम संवेदनशील लोग हैं। ये सरकार किसी भी उचित और जायज़ मांग को मानने के लिए कोई उसका दुराग्रह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ईगो है कि आप वहां नहीं, आपका मंत्री आएंगे, अधिकारी, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप इनको बुला लीजिए अपने पास। वहां आपके मंत्री भी बैठ जाएं, अधिकारी भी बैठ जाएं, लीगल एक्सपर्ट्स भी बैठ जाएं, यूनियन बैठ जाएं और मौके पर समाधान हो जाए, ताकि ये वापस अपने घरों पे जाए, जो मेरी चिंता है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, आपकी चिंता हमारी भी चिंता है, क्योंकि आज खराब मौसम है, बारिश का समय है, चाहे वो ठंड का हो, गर्मी का हो, और आंदोलनकारियों को इस तरह से ऐसी परिस्थितियों में बैठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जो भी प्रतिनिधि हैं उनके अलग अलग, आप संगठनों की बात कर रहे हैं, किसी एक पर बात होगी तो मैं वो भी बात करूंगा। उन सबको अपने संबंधित विभाग से बातचीत उनकी हो, इसका मैं पक्षधर हूं और इस बात को आगे मैं पहुंचाने मैं ऐसा करता हूं कि मेरे साथ 2 यूनियन के लोग मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुने और सरकार तक पहुंचाएं। मैं आमंत्रित करूंगा एम्बुलेंस यूनियन से हमारे साथ जयशंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं। 23,000 एम्बुलेंस कर्मचारी, ड्राइवर भाई सब सम्मिलित हैं इसमें, जो हड़ताल पर हैं, जो सरकारी एम्बुलेंस सर्विसेज ठप हैं। जयशंकर, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है और आपने एम्बुलेंस जैसी बेहद इसेंशियल, बहुत ही इमरजेंसी सर्विस को क्यों ठप कर रखा है? जी, हमारी ये समस्या है कि 23 सितंबर सन 2019 में भी पहले हड़ताल हुई थी अपनी मांगों को लेकर के। तो लेबर कोर्ट लखनऊ में श्रम विभाग में समझौता हुआ था कि इन लोगों को 8 घंटे का जो वेतन दिया जाता है, 4 घंटे का ओवर टाइम दिया जाए। लेबर कोर्ट में श्रमायुक्त बीके राय जी के समझ समझौता हुआ था, जो सरकार आज तक नहीं लागू करा पाई। और 23 तारीख से हम लोग शांतिपूर्वक, मतलब 4 घंटे का आप अतिरिक्त पैसा चाहते हैं, ये ना? जी जी। और 26 तारीख को हम आंदोलन इसलिए बैठे क्योंकि हमारे 1200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जो कोरोना काल में जब कोई हाथ नहीं लगाता था मरीजों को,
तो वही लोग जो IFT केस ले जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, जो सिर्फ कोरोना और कोरोना के पेशेंट ले जाते थे, उन 1200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उस पर हमारा आंदोलन शुरू हुआ। तो हम लोगों ने 23 से 26 तारीख तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वार्ता के लिए आया है। लेकिन जब नहीं आया तब सारे जो मतलब 102, 108 के थे वो लोग अडिग हो गए कि सरकार हमारी मांगे माने। हम लोगों ने हड़ताल की और 10 से 12 एम्बुलेंस प्रत्येक जिले में चला रखी, लेकिन प्रशासन और GBK MRI कंपनी के अड़ियल रवैये के कारण हमारे कर्मचारियों से चाबी छीन लिया गया और भगा दिया गया जिलों से कि आप जाइए इको गार्डन, वहीं आपकी मांग मानी जाएगी। हम लोग जब यहाँ बैठे और हमारे प्रतिनिधि के जो अध्यक्ष हैं हनुमान पांडे, उनको गिरफ्तार कर यस्मा लगाकर आज जेल भेज दिया गया है। आज हमारे सभी 20,000 को जेल भेज दिया गया है। यस्मा लगाकर हनुमान पांडे और हमारे प्रदेश यूनियन के जो 11 पदाधिकारी हैं उसमें 5 पदाधिकारियों को और जेल भेजने की तैयारी सरकार की चल रही है। तो क्या न्याय मांग रहे हैं? बारिश हो रही है, भूखे पेट पानी भी नहीं पिए हैं, आज दिन बीत गया है, 20,000 लोगों को समझाना पड़ता है। और इसके बाद सभी लोग जो कोरोना काल में 10 भाई हमारे शहीद हो गए, ना तो कोई CMO ना कोई उनसे मिलने गया, ना आज तक हमारे जो 10 कर्मचारी शहीद हुए हैं 1 रुपया जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धा कहा था और प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना में मरता है तो 50 लाख की सहायता राशि दी जाती है। कुछ आपको? उसमें 1 रुपया हमारे 10 कर्मचारियों को नहीं मिला और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल भेज करके ये सरकार दमनकारी नीति अपना रही है कि इनका आंदोलन समाप्त हो जाए। मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूं। मेरा एक सवाल है, क्या आपसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अधिकारियों ने कोई बात की? कोई बात नहीं करते हैं। ACP के पास जाओ, उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। हनुमान पांडे जी वार्ता के ले गए, उन पर यस्मा लगाकर जेल भेज दिया गया। कल हमारे विनय तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह, फतेहपुर जिलाध्यक्ष अवनीश, 4-5 लोग गए, उनको भी जेल भेज दिया गया। तो जो पदाधिकारी हमारा वार्ता के लिए जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है यस्मा लगा करके, और बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि कंपनी डेली बदलिए, आप जिसको चाहे उसको टेंडर दीजिए, हम लोगों की नौकरी सुरक्षित कीजिए कि आप वहीं रहेंगे, आप डेली कंपनी चेंज करिए। ठेके पट्टे के चक्कर में पर दिक्कत है हो रही है सरकार की? जी। और या फिर हमको जब कंपनी थ्रू रखा जा रहा है तो उनसे जो समझौता हुआ था लेबर कोड के तहत, तो हमारा ओवरटाइम ही दिलाइए। धन्यवाद आपका। उमाशंकर पांडे जी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मैं सीधे रुख करता हूं भास्कर सिंह का। ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले से पे लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? और आप लोगों को मैं देखता हूं भास्कर जी कि आपकी यूनियन हर दूसरे दिन लखनऊ में कहीं ना कहीं आंदोलन होते हैं, आप लोगों के साथ मारपीट होती है, धक्का मुक्की होती है, फिर जेल भी जाते हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है आपकी, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब तक क्यों नहीं निकला? ब्रजेश जी, पहले तो सभी शोषितों मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए आपने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं ये बता दूं कि हम लोगों का जो धरना है वो विगत 2 माह से चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। और हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें जो OBC के लिए 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके स्थान पर मात्र 3.86% रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट का यानी SC कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहाँ 21% के स्थान पर मात्र 16.60% रिजर्वेशन ही दिया गया है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली से, उन्होंने भी अपने बिंदु संख्या 10 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो 18,598 सीट्स हमको OBC को मिलनी चाहिए थी, उसके स्थान पर मात्र 2,637 सीट्स दी गई हैं। तो जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में योजित याचिका संख्या 13,156 महेंद्रपाल एंड अदर्स में भी हाईकोर्ट ने भी ये आदेश कर रखा है कि OBC को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए 27%, उसके स्थान पर
3.86% रिजर्वेशन ही दिया गया है। ठीक है, आपका ये मुद्दा समझ में आ गया, लेकिन ये डेली प्रदर्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, आपके लोग जेल जा रहे हैं, हमारी कई बहनें घायल हुई, आप लोग भी घायल हुए, तकलीफ होती है हमें। सरकार क्या आपकी बात सुनती नहीं? क्या मंत्री या अधिकारियों के साथ आपकी कोई वार्ता हुई? माननीय मंत्री जी के साथ और अधिकारियों के साथ हमारी एक बार वार्ता हुई है, लेकिन वो लोग चीज़ों को ना तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मान रहे हैं। क्या कहते हैं वो जब आप जाते वो हैं? लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोरा कागज है, ये कुछ नहीं है हमारे लिए। इसके अलावा जब हम लोग हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं तो वहाँ पर हर बार जो सरकारी अधिकारी हैं वो भाग जाते हैं, ना तो उनका काउंसिल वहाँ पर पहुँचता है कि पक्ष रख सके। उसके बावजूद भी 3 ऑर्डर कर चुका है हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से, फिर भी ना तो ये लोग उसका कंप्लायंस कर रहे हैं, ना मान रहे हैं, ना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो कब तक बैठे रहोगे? सर, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारा 27% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी इन लोगों ने हमारी बहनों के हाथ तोड़े हैं, पैर तोड़े हैं, हमारे लोगों के सर फोड़े हैं, लेकिन हम इन दमनकारी नीतियों से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जो संविधान प्रदत्त हमारा आरक्षण है 27% ओबीसी के लिए और 21% एससी के लिए, जब तक सरकार उसको नहीं दे देगी हमारा प्रोटेस्ट खत्म होने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव मिला आपको बातचीत? कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वो जब भी हम लोग अभी एससीईआरटी पर भी धरना दे रहे थे, वहां बलपूर्वक हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके, सड़कों पर घसीट करके, ट्रकों में भर करके इको गार्डन छोड़ दिया गया। इसके अलावा मैं आपको और याद दिला दूं, इससे पहले दिसंबर में भी कड़कड़ाती ठंड में भी हम लोगों ने 10 दिन तक कंटिन्यू प्रदर्शन, मुझे याद है, हम लोग तो कवर करते हैं तो इसका एहसास है। मतलब पूरा आप अगर ध्यान से ब्रजेश सर देखें तो पूरी कड़कड़ाती ठंड में भी हम लोग सड़कों पर पड़े रहे, पूरी गर्मी में सड़कों पर पड़े रहे, और अब बरसात चल रही है, बरसात में भी सड़कों पर और इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे जूझ रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और पिछले दिनों जब आप लोगों पर लाठी डंडा चला था तो ये अस्पताल भी गई थी आप लोगों को देखने। जूही जी, ये क्या कारण है कि मैं देख रहा हूं कि इन दिनों लखनऊ में आंदोलनों की भरमार है, लखनऊ की सड़कों पर रोज सुबह दोपहर शाम प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर उन सबको ट्रकों में भरकर इको गार्डन में लॉक कर दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? ब्रिजेश जी, दोनों लोगों को आपने सुना, ये दोनों संगठन बार बार सरकार से वार्ता करते रहे, बार बार इनको नई तिथियां देती गई सरकार, लेकिन सरकार की न कभी नीयत थी इनकी कठिनाई को समझने की और सॉल्व करने की, और यहीं पर एक गतिरोध पैदा हो जाता है। ये कोई हमारे भाई हैं, बहनें हैं, आपराधिक और अराजक तत्व थोड़े ही हैं कि आप अचानक लाठी डंडा बरसाने लगें, आप गुंडागर्दी करने लगें सरकारी, आप एस्मा लगा दें, आप धमकाने लगे कि हम आपसे चाबी ले लेंगे और आपको नौकरी से निकाल देंगे। एक विधिक आयोग, श्रम आयोग के सामने जब समझौता हुआ है तो उसको सरकार क्यों नहीं लागू करवा पा रही है? सरकार को तो इन लोगों की कठिनाई समझनी ही पड़ेगी। जब पिछड़ा वर्ग कहता है कि एक घोटाला हुआ है और निरंतर ये इनकी जीविका का सवाल है, जीविकोपार्जन का सवाल है, तो सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप छात्र राजनीति से निकले हैं सर, तो आप कम से कम इन लोगों की कठिनाई समझेंगे। छात्रों की राजनीति जो है वो क्रांतिकारी होती है, और यहाँ पर ये लोग तो अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। सत्ता पक्ष को ये लगता है कि आप लोग इन लोगों को भड़काते हैं, उस भड़काने के कारण ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, अगर हमारा सहयोग, हमारा साथ इन लोगों को भड़काना माना जाएगा तो हम तो हमेशा इनके साथ हैं, क्योंकि इनके अधिकार की बात है। इनमें से कई लोग हम लोगों से मिले भी, किसी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की, ना किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे या कोई चुनाव की बात हुई। इनका दुख था, दर्द था, सरकार को हमसे पहले पहुंचना चाहिए था। हमारी जो बहन जिनका हाथ तोड़ा था, एक बहन के पूरे डंडे इतनी बुरी तरह बरसे थे, हाथ में नील पड़ गए थे, कई बच्चे सुबह से भूखे बैठे थे, उनको अस्पताल ले जाया गया, कम से कम वो भी ऑटो में अस्पताल गए। आप खुद सोचिए, इको गार्डन कोई ओपन जेल थोड़ा ही है कि आप जो आंदोलन पे बैठे, आपको सुंदर दिखाना है लखनऊ की सड़कों को, तो आप वहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये लोकतंत्र नहीं है, और न तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक कार्टून भी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने शेयर किया। क्या इसी तरह की लोकतंत्र में हम बाल पकड़ के रहना चाहते हैं कि अगर किसान आएंगे तो हम उनके बाल पकड़ के निकाल देंगे?
जी। हद हो गई है क्रूरता की। डॉक्टर उमाशंकर पांडे मुझे जी, ज्वाइन कर क्रूरता चुके की हैं, हद हो उत्तर गई, प्रदेश इसमें में केवल कांग्रेस सम्मान की कमेटी बात के नहीं है। प्रवक्ता हैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे। डॉक्टर पांडे, शुक्रिया आपका। ये लखनऊ में अचानक से आंदोलन कैसे शुरू हो गए हैं ज़्यादा, क्या आप लोग इसके पीछे तो नहीं भूमिका रच रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आवाज़ आ रही है तो आप बोलें, आप ठीक करा दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, जब से ये सरकार आई है तब से इस तरीके के आंदोलनों से इको गार्डन लगातार भरा हुआ है। और ये इसलिए नहीं है कि ये सरकार अनुभवहीन है, बल्कि इसलिए है कि ये सरकार मुसोलिनी और हिटलर के पद चिन्हों पर चलती हुई अहंकार की पराकाष्ठा को पार कर गई है। मैं कहां से शुरू करूं ब्रजेश जी? आप ही से शुरू कर देता हूं। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, और जिस तरीके से मीडिया को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है और आईटी की रेड डलवाई जा रही है, वो अहंकार का प्रमाण है। मैं एम्बुलेंस कर्मियों की बात करूं, आपने कोरोना काल में इवेंट मैनेजमेंट के लिए इनके ऊपर फूल बरसाए, सफाई कर्मियों के आपने पैर धुले, और अब आप इनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। इनकी मांग क्या है? 13,500 रुपए वेतन को घटाकर आप दूसरी कंपनी को लाकर 10,000 करना चाहते हैं। प्रशिक्षण के नाम पर आप 20,000 रुपए वसूलना चाहते हैं। इन गरीब लोगों के पास कहां है पैसा? तो आज अगर जयशंकर मिश्रा जी यहां बैठकर रो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो भी लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जो भी संवेदनशील लोग हैं, निश्चित रूप से वो रोएंगे। हमने 2 लोगों को रोते हुए देखा है, और तमाम बार आपकी डिबेट में हमने तमाम कर्मचारियों को रोते हुए देखा। मुझे तकलीफ होती है ब्रजेश जी, मैंने आपको भी इस चैनल पर कोरोना की त्रासदी पर चर्चा करते हुए कई बार रोते हुए देखा। हमने प्रधानमंत्री जी को भी रोते हुए देखा है। दोनों का अंतर मैं नहीं बताना चाहूंगा, जनता समझदार है, वो जानती है। आज किसानों की बात करें, मृतक आश्रित पुलिस भर्ती की बात करें, ठेके के सफाई कर्मियों की बात करें, बीएसएनएल कर्मी, बिजली विभाग, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज की बात करें, और यहां तक कि एक मजेदार बात ब्रजेश जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो 10 साल 15 साल से सरकारी चिकित्सक के रूप में एमबीबीएस एमडी जॉब कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को यही नहीं पता है कि वो L1 में है या L2 में है, मतलब लेवल 1 में है, लेवल 2, लेवल 3 में। उनके ट्रांसफर कर दिए गए, और जब वो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आप तो L2 के हैं, L1 में नहीं हो सकता। ये क्या है? आपने इनको कोरोना का देवदूत कहा था, भगवान कहा था, क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग इनको? देखिए, कंक्लूड करें जी, कंक्लूड। बिल्कुल मैं कर रहा हूं। देखिए, ये जो शिक्षा मित्र है, सबसे मजेदार और हास्यास्पद, क्रूरतम हास्यास्पद अनुदेशकों के साथ हुआ। उन गरीबों को वेतन आपने 8,000 कहे, और उन्होंने उसको बढ़ाने की मांग कर दी, और कोर्ट से भी आदेश आ गया। आप इतने अहंकारी हो गए कि अनुदेशकों का वेतन घटाकर आप 7,000 कर दे रहे हैं। मैं एक बात आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कांग्रेस की सरकार 89 के बाद नहीं है, और उसके पहले आप देख लीजिए, हमने कभी ठेका प्रथा पर भर्तियां नहीं की थी। अगर विद्यालय थे तो कल्चर नहीं था एक्चुअली, कक्षा 1 से नहीं, तो हमने किए नहीं ना। हम ठेका प्रथा नहीं चलाना चाहते। ओके, मैं आलोक वर्मा, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और अस्थायी मैं नेक्स्ट राउंड में टाइम दूंगा, बाकी बातें आप शोषण है हमारे युवाओं का, ये शोषण है बेरोजगारों का। थैंक यू। आलोक वर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट हुआ है, उसमें एक फ़ोटो लगी है जिसमें यह कहा गया कि अगर लखनऊ आओगे प्रदर्शन करने, तो उसमें एक किसान को एक व्यक्ति बाल पकड़कर खींचता हुआ दिखाया जा रहा है। आपको इस पर कोई आपत्ति है? देखिए ब्रजेश जी, ये इन्होंने जो किया है, ये इससे ये दिखा रहे हैं कि हम कितने दमनकारी हैं। आप 26 जनवरी की वो घटना याद करिए जिसमें नंदकिशोर गुर्जर इन्हीं का विधायक था, और उसने किसानों के ऊपर डंडे बरसाए थे, किसानों को पीटने का काम किया था। लेकिन मैं ब्रजेश जी बहुत गंभीरता से कहूंगा कि किसान के पास हर एक चीज का हल है। हमारे गांव में भैंसा होता है, अगर हम लोग भैंसे को ज्यादा चारा दे देते हैं तो सबसे पहले अपनी नांद तोड़ देता है जिसमें खाना खाता है। तो फिर किसान क्या करता है? किसान उस भैंसे को नांद से अलग करके अलग बांध देता है, और वहां पर सूखा भूसा डालता है, उसको कमजोर कर देता है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इनको किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने बहुत ज्यादा वोट दे दिया, ये ताकतवर हो गए, तो इन्होंने नांद तोड़ दी। नांद तोड़ने का मतलब इन्होंने सबसे पहले गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, छोटे लोगों के ऊपर वार करना शुरू किया। तो इनको अलग बांधा जाएगा, इनको वोट की चोट दी जाएगी, ये शुद्ध हो जाएंगे। आप लखनऊ में प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं और दिल्ली का प्रदर्शन लखनऊ क्यों लाना चाहते हैं, ये एक गंभीर बात है।
भाई इसमें राज्य सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है? आप उसको लखनऊ लाना चाहते हैं, शायद हो सकता है सरकार इस कारण चिंतित हो और आपको इस तरीके से धमकाया जा रहा हो कि बाल पकड़ के घसीटे जाओगे। देखिए ब्रजेश जी, एक कहावत है कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और सत्यमेव जयते गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मैं आपको बताऊं, लखनऊ लाने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रहे हैं, नहीं हो पाया। हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं। वहां पर बिजली की कीमत है 35 रुपए हार्स पावर, और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हार्स पावर। तो क्या योगी जी हमारे इतने कमजोर हैं कि खट्टर जी से कमजोर है? तो आप लखनऊ में कब से प्रदर्शन करना चाहते हैं? लखनऊ में प्रदर्शन होगा, उसकी तारीखें हो जाएंगी, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। 15 अगस्त आने दीजिए, हम 15 अगस्त में पहले। ऑलराइट, बीरेन जी मुझे डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। बीरेन जी शुक्रिया आपका। ये लखनऊ में मैं देख रहा हूँ इधर करीब 15-20 दिनों से लगातार आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? और दूसरी चिंता की बात यह है, सरकार का कर्तव्य है कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो कंसर्न विभाग का मिनिस्टर या सीनियर अधिकारी या तो चले जाएं मौके पे, या उनका एक डेलीगेशन बुला लें आंदोलन कर्मचारियों का, युवकों का, और उनसे बैठकर चर्चा कर लें, मामले का समाधान निकालें। ये गतिरोध क्यों बढ़ रहा है? देखिए, बड़ी राजनीति की पुरानी स्टाइल है कि जब विपक्ष में रहो तो सब आंदोलन को स्वीकार करो और सबको साथ लेके आंदोलन करो, वोट लो, और सत्ता में आने के बाद फिर वो तमाम जो वादे होते हैं वो लोग भूल जाते हैं। आपने शिक्षा मित्रों का मामला देखा, आज तक उनको नौकरी में रेगुलर नहीं हो पाए। अब 69,000 शिक्षक हैं। एम्बुलेंस में जो कर्मचारी ड्राइवर पहले थे वो हटा के अब नई कंपनी आ गई। इस देश में जिन जिन लोगों ने बेरोजगारों और युवाओं से वादा करके सरकार बनाया, बाद में सत्ता में आने के बाद वो सब पलट गए। ये एक ट्रेंड रहा है और उनको अपने हालात पर छोड़ दिया मरने जीने के लिए। अब चुनाव का वक्त आ रहा है, आंदोलन तो तेज होगा ही, लेकिन कितनी लाठी डंडा खाकर आदमी को कितना परिश्रम करने के बाद लोग नौकरी की ओर बढ़ते हैं और निराशा हाथ लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगार तो बेरोजगार, जो राज्य के कर्मचारी हैं ये भी आंदोलन और हड़ताल करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, क्योंकि सरकार ने अस्मा लगा रखा है। इनको 11% डीए मिलना था, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता दे दिया है। यूपी में नहीं मिला, तब भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी संगठनों की, कर्मचारियों की, कि वो इसका विरोध कर सकें। तो जो सेवा में हैं वो खुद दबे कुचले हैं, वो चुपचाप हैं, डरे हैं। आज ये नौजवान हिम्मत करके धूप में, पानी में, बरसात में पुलिस की लाठी खाकर आंदोलन कर रहे हैं। ये बात तो सबको दिखाई पड़ती है। लेकिन आपने कभी अतीत में सुना होगा कि कोई बहुत बड़ा लीडर था जो खुद पैदल चलकर धरना स्थल पर चला जाता था, कोई मिनिस्टर था और वहां उनकी समस्या सुनता था, उनको अपने कार्यालय में बुलाने के बजाय? ऐसे उदाहरण अब अतीत में ही कहीं दफन होंगे, याद कम आते हैं। चौधरी चरण सिंह रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, मोरारजी देसाई रहे हों, इस तरह के लोग रहे हो सकता है इस देश में, राजीव गांधी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों। लेकिन आज जो लोग कहते हैं कि आंदोलन विपक्ष से प्रायोजित है, ये आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं? उन लोगों ने तो खुद बड़े आंदोलन किए हैं। इन भाजपाइयों ने, बीजेपी ने बिजली के जब जब दाम बढ़ते थे ये आंदोलन करते थे। बदायूं में 2 लड़कियां पेड़ पे टंगी मिली थी तो बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ क्या क्या नहीं चिल्लाया और सड़कों पर उतरी। हाँ, बिजली कीमतों बढ़ती थी तब भी बवाल होता था, तब भी बवाल होता था। तो इनको विपक्ष में थे तो आंदोलन बहुत याद आता था। शिक्षा मित्रों का दर्द, शिक्षकों का, सहायक अध्यापकों का दर्द, पुलिस भर्ती के साथियों का दर्द, सबका इनको महसूस होता था। आज ये सत्ता के मलमल पर बैठे हैं, मखमली पैरों के नीचे दरी गलीचे हैं, उनको एहसास नहीं होता है कि धूप में सड़कों पर जो नंगे पैर दौड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनका दर्द कैसा होगा। सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी फुल हो गई, इतनी लाठियां चली, महिलाओं पर, बच्चों पर, उनके हाथ टूट गए, महिलाओं पैर टूट गए, चीखती चिल्लाती महिलाएं दिखी। तो क्या माना जाए कि सरकार सत्ता में आने के बाद अफसरों के चश्मे से देखती है,
उसको लोगों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर यह है कि इन बेरोजगारों को हर हाल में मुस्कुराते रहना है, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर कंफ्यूज रहा है कि कौन सा टैक्स ऐसा रह गया लगाना बाकी कि अभी इनके चेहरे पे मुस्कान बाकी है। सिर्फ टैक्स देते जाइए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि बेरोजगार तो चलिए ठीक है, इस देश में मुफ्त राशन की जो परंपरा है वो लोगों को पेट तो भर दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अकर्मण्य भी बना रही है। जो लोग रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जरूरी चीज़ों पर बात ना कर सकेंगे थोड़े से सुविधाओं के लिए, वो आगे चलकर बड़ा पछताएंगे। हम लोगों के लिए बड़ी समस्या ये है कि जो दल सत्ता में होता है ना तो उसको बदलता हुआ मौसम दिखाई देता है, ना तो उसको बदलते हुए रिश्ते दिखाई देते हैं, ना उसको बदलते हुए लोग दिखते हैं। लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं या दूर बैठे हैं वो कुछ चीज़ें महसूस जरूर करते हैं। आज विकास की बात होती है, बेरोजगारी का नारा देकर सत्ता में आए थे, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कहकर सत्ता में आए थे, तो इनसे बात कर लो ना, क्या समस्या है। इस संविदा की नौकरी ने पूरे देश और समाज की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। आज ये कंपनी काम कर रही तो वो भर्ती कर रही, 3 महीना 4 महीना तनख्वाह ले लो, और 2 साल बाद वो कंपनी हट गई तो दूसरी कंपनी आ जाएगी, वो कहेगी हम नए आदमी भरेंगे, वो 4 महीने तनख्वाह लेके भरना शुरू करेगी। तो यही रोजगार अगर देना है तो ये तो भाई जहाँ एक सरकारी कर्मचारी 30,000 रुपया पाता है, वहीं ये 5-5 हज़ार में 6 कर्मचारी रख लेते हैं संविदा पे। तो ये सरकार को बचत का जिन अफसरों ने फंडा सुझाया है, उन्होंने समाज का बड़ा नुकसान किया, युवाओं का बड़ा नुकसान किया। उन्होंने इस समाज को और युवा पीढ़ी को, आने वाले लोगों को अंधेरे की ओर ढकेल दिया है, या यूं कहें कि उनके मन से सरकारी नौकरी का मोहभंग कर दिया, खत्म कर दिया है कि तुम घर में पड़े रहो या प्राइवेट जॉब करो, सरकारी नौकरी के बारे में ना सोचो, और सोचोगे तो 7-8 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलेगा नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा 11,000 तक मिल जाएगा जी। महत्वपूर्ण बात यह ब्रजेश जी, चुनाव आ रहा है, ये वोट मांगेंगे, गरीबी की बड़ी दुहाई देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद ये सारे वादे अपने भूल जाते हैं। इनको लोगों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। नहीं देता जी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। बहरहाल बेरोजगारों का कोई जुर्म नहीं है, ना वो अपराधी हैं, डकैत हैं, तस्कर हैं, ना वो क्रिमिनल हैं, ना कोई गलत काम करते हैं। सरकार से परीक्षा देने के बाद अपना रिजल्ट, अपनी नौकरी मांग रहे हैं, और ये प्रदेश आंदोलनों की ओर क्यों बढ़ रहा है? अब चुनाव के वक्त भी अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। बहरहाल तमाम नौजवान जो अंधेरे में पड़े हैं, और तमाम सारे राजनीतिक दल जो बटवृक्ष बन गए, बरगद बन गए, उनके लिए आज साहित्य में लिखता हूं कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, और कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते, और हम हैं कि नई पौध लगाने पर तुले हैं, कि बरगद हैं कि इन पौधों को पनपने ही नहीं देते। वाह वीरेंद्र जी, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अरुण वशिष्ठ जी मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। अरुण जी, आपने दोनों यूनियन के प्रतिनिधियों की बात अभी सुनी। दोनों की बातों से लगता है कि इनकी बात जायज़ है, इनकी मांग भी जायज़ है, और इनकी मांग पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनकी मांगों को माना जाना चाहिए, इनसे बात किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ये अड़ियल रुख क्यों अपनाए हुए है? आप लोग तो खुद कह रहे हैं कि आप आंदोलनों की उपज हैं, आंदोलन की कोख से निकले हुए नेता हैं, पर मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये लोग इस तकलीफ में क्यों हैं कि इस डिबेट में रो दे रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं एक आंदोलन जो हमारे एम्बुलेंस कर्मियों का है, उनके आंदोलन से अपनी सहमति जताता हूं, और जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है कि जो संविदा कर्मी हैं, और जिस प्रकार से सरकार, जो इस सरकार केवल भाजपा सरकार में नहीं, पिछली सरकार में ये व्यवस्था चालू हो गई थी
संविदा पर के आधार पर कर्मियों को रखने की और एक एजेंसी को ये जिम्मा देकर और वो पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों को वो काम करने का काम चल रहा है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का शोषण या उनका जो वेतनमान नहीं है उनका, तो उनका मानदेय है जी, उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है उनकी। एक कंपनी को दिया और जिस प्रकार से वो रखते हैं और कंपनी बदलने के बाद जिस प्रकार से उनमें रोजगार की असुरक्षा पैदा होती है, ये इस आंदोलन का कारण है और इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, देगी। लेकिन जो सेवा की शर्तें होती हैं उस शर्तों के आधार पर जिस प्रकार से रखे गए लोग और जो उन्होंने स्वयं से स्वीकार किया, वो आज सरकारी नौकरी की शर्तों पर नहीं रखे गए हैं, न उनका वो वेतनमान मैं है, तो आपसे ये न अनुरोध उनको उस करता हूं प्रकार कि आप चलो इतनी रोजगार सुलझी की हुई बातें सुरक्षा है। आप कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू। आप ही क्यों नहीं मध्यस्थता कर देते लखनऊ में बैठकर? जी जी सर, धन्यवाद। नहीं, अगर मुझे ये अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं बात करूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यवसाय है जिससे जुड़े हैं, एम्बुलेंस की सेवा देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर बहुत संवेदनशील है, कानून की भी सुरक्षा है। जो एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं उनको भी एक विशेष दर्जा होना चाहिए। अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का दौरा था कानपुर में और एक मरीज की दुखद मृत्यु हो गई, तो उस पर सरकार ने पूरा संज्ञान लिया। तमाम इस तरह के परिवहन नियम भी हैं कि हम सबको उनके लिए रास्ता छोड़ना होता है और उन्होंने, मैं ये सराहना करता हूं, कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभाई है। तो सुनो सर, आपकी सिंपैथी है, वो ठीक बात है, लेकिन सरकार आपकी सुन नहीं रही है इनकी तकलीफ, इनकी मदद कौन करेगा? नहीं, वो उनको सरकार भी सुन रही है और सरकार सुनेगी और इनको भी थोड़ा ये समझना होगा कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम से जुड़े हैं। किसी भी प्रकार एक मरीज की अगर एम्बुलेंस लेट होने से उसकी अगर मृत्यु होती है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक वो बात पहुंचती है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को माफ़ी मांगनी होती है, तो सर इनके कर्मचारी नेता जाते हैं बात करने, आप जेल भेज देते हो, ये जाते हैं डेलीगेशन लेके, आप इनको हवालात में डलवा दे रहे हैं। कैसे ऐसे कैसे बात होगी सर? आवश्यक सेवाएं हैं और इस सेवाएं बाधित न हो, इसका ख्याल दोनों पक्षों को रखना है और जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनको भी रखना है और सरकार उनको भी रख। आप मुझे बताओ, ये 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद इसको माना क्यों नहीं जा रहा है कि ये बेचारे साल भर से सर फोड़ रहे हैं लखनऊ में अपना? मैं इसकी गहराई में नहीं हूँ, लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि कोई भी सरकार आरक्षण नियमों का अवहेलना उल्लंघन नहीं कर सकती। एक बात की सराहना जो लोग सफल हुए हैं इसमें, जिनको नौकरी मिली है, उनको करनी चाहिए कि ये बिना भ्रष्टाचार के हुआ है और यदि भ्रष्टाचार अगर समाप्त हुआ है तो आरक्षण के नियमों का भी पालन हुआ होगा, नहीं हुआ है, कोई कमी है तो उसको भी, न्यायालय भी बैठा है, सरकार भी, ये दोनों इसका पालन करेंगी। और नहीं, भ्रष्टाचार तो हुआ है, उसकी तो एसटीएफ जांच कर रही है। जो इसका टॉपर है शिक्षक भर्ती का, उसको भारत के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ इस भर्ती में, इतना भीषण भ्रष्टाचार हुआ है कि जांच तक नहीं कराई गई, जांच बीच में बंद कर दी गई। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच में वो सामने आ जाएगा। ओके, जयशंकर मिश्रा जी अपनी बात करूंगा जी, प्लीज कंक्लूड करें सर। कहा इस समय इतने आंदोलन, जी कंक्लूड करें। हाँ, मेरा कहना है जो एम्बुलेंस कर्मी है, जो भी आंदोलनकारी हैं, जिस जिस संगठन से हैं, उनको भी आंदोलन का एक समय और उसको राजनीति से बचाना चाहिए। ये राजनीतिक लोगों के लिए अवसर है। मैं देख रहा हूँ कई लोग भाषण कर रहे हैं मंच की ओर से, मंच की तरह। ये अवसर है कि अभी 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों का फोकस थैंक यू अरुण जी। और मैं जयशंकर मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ एम्बुलेंस यूनियन से। क्या आप अरुण वशिष्ठ जी की बात से जयशंकर जी सहमत हैं?
जी जी सर, हमको किसी पार्टी से नहीं मतलब है, हमको न्याय चाहिए। क्योंकि जब हम मरीज उठाने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि किसी भी पार्टी का है, हमको जाति धर्म से नहीं मतलब है। हम ये जानते हैं कि हम भारत के हैं और सब भारतीय हैं हमारे। हमको ये कोरोना काल में हमको मौत की भी डर नहीं हुई, और हम लोगों ने आज हमारे नेता जाते हैं तो जेल भेज दिया जाता है यशमा लगाकर। अब 20,000 कर्मचारी हनुमान पांडे जी को देखना चाहते हैं, कहाँ से ला करके दे जब सरकार ने जेल में डाल दिया है। ऐसा जब जेल डेली डाल दिया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? जयशंकर मिश्रा जी, आप भावुक हो रहे हैं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। हमको भी उठा लिया जाएगा तो हमको जो बोल देता है उसको उठा लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। आप प्लीज रोइए मत, अपनी बात रखिए। बहुत लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संयम रखें और अपनी बात रखें। सरकार आपकी बात को सुन क्यों नहीं रही है? आप लोगों ने कोई प्रयास किया? प्रयास किया सर, डेली इको गार्डन में बैठते हैं, एसीपी आते हैं, लेकिन जिसको बुला कर ले जाते हैं उसको जेल में डाल देते हैं। तो क्या करें? किससे न्याय मांगे? भाई अरुण जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मतलब ये तो डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें तो अस्वीकार्य हैं। ये क्या हो क्या रहा है? नहीं, अब आंदोलन हुआ है, कुछ साथियों को उसमें आगे बढ़कर त्याग करना पड़ता है, वो शिकार भी होते हैं, चाहे वो किसी तरह। लेकिन इसमें इस तरीके से भावुक न होकर और अपनी बात कहनी चाहिए, और बात सरकार तक पहुंचेगी। सरकार संवेदनशील है, निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेगी, और जो कंपनी, जो सेवा प्रदाता कंपनी है, उनको नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपने तमाम एम्बुलेंस कर्मियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जयशंकर जी, आप लोगों ने कोर्ट का रुख किया। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आपसे डेलीगेशन मिलने जाता है, डेलीगेशन को जेल भेज देते हैं ये लोग। आप लोग कोर्ट का तो ही समझौता हुआ था 2019 को 23 सितंबर को, आज तक लागू नहीं करा पाई सरकार। और जीबीके हमारी कंपनी उधर शोषण कर रही है। 14 केस करना है तुमको, 12 घंटे में 14 मरीज लाना है, चाहे जैसे लाओ, गाड़ी फर्जी घुमाओ। हम लोग क्या करें? हमको 14 बार गाड़ी घुमाना है, डीजल की खपत होनी है, मरीज चाहे 2 आए चाहे 4 आए, क्या करें हम लोग? और इसके बाद वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, और इसके बाद नौकरी 26,000 कर्मचारियों को रोजगार विहीन किया जा रहा है। आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। भास्कर जी, आप मुझे बताइए कि ये आंदोलन आपका अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोग मिल बैठकर भास्कर जी इस पे प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि मसला सुलझे? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं अरुण सर की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं। जैसे सर ने कहा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत पारदर्शी तरीके से हुई है और भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ भ्रष्टाचार। तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जो घोटाला हुआ है वो इस भर्ती में हुआ है। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि ये पहली ऐसी भर्ती है जिसमें ना तो अभ्यर्थी की कैटेगरी अप्लाइड कैटेगरी बताई गई है, ना उसका कट ऑफ बताया गया है, ना अपॉइंटेड कैटेगरी बताई गई है। कुछ भी नहीं बताया गया, सब गोपनीय रखा गया है। क्रेडेंशियल ऑनलाइन ना किया जाए ताकि उनका घोटाला ना पकड़ में आए, इसलिए उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। केवल कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम और जो जिला आवंटित है वो बता करके इतिश्री कर ली गई है। तो उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा बड़ा घोटाला किसी भर्ती प्रक्रिया में नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या जो भ्रष्टाचार वाली बात है, योग्य अभ्यर्थियों की सीट्स को किन्हीं दूसरे अभ्यर्थियों को दे देना, क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? जाहिर सी बात है आता है सर। तो अब जब इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो कह रही है कि इन अभ्यर्थियों को मात्र 2637 सीट मिली है, जबकि 18,598 मिलना चाहिए। वक्त का अभाव है। जूही सिंह जी, आप मुझे बताइए कि सरकार समाधान देने के बजाय, अरुण जी तो मीठी मीठी बातें करके निकल गए।
ब्रिजेश जी, वही मैं कह रही हूँ कि लोग रो रहे हैं, यहाँ पर आंसू नहीं दिख रहे हैं। आपकी सराहना, न तो माननीय राष्ट्रपति जी की संवेदना इनको चाहिए, इनको अपना अधिकार चाहिए, और सरकार जिम्मेदार है कि इन लोगों के अधिकारों को लागू कराए। अगर आपने, जो कि हमारे भाई लगातार आपने देखा होगा कि अपनी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि आप उसको पारदर्शी क्यों नहीं करते, सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों जब पिछड़ा आयोग वर्ग की रिपोर्ट आ गई उसको पढ़ नहीं रही। हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी, आपने कोरोना काल में देखा है, दिन रात ये लोग लगातार कार्य कर रहे थे, तो आप एक बस सर्टिफिकेट दे देंगे और कहेंगे कि बाकी हम बात करेंगे। अरे कब करेंगे? आज के दिन में वो सड़क पर खड़े हैं, कोई राजनीतिक रोटियां नहीं यहाँ पर सेक रहा है। आपको समाधान करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, और यहाँ बैठकर कि मैं इनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, ये भी एक निहायत ही संवेदनहीन बयान है, क्योंकि आपकी सरकार भी संवेदनहीन है। संवेदनशीलता कहीं नहीं है सरकार। डॉक्टर उमाशंकर पांडे चाबी ले रहे हैं, आपके अफसर भगा रहे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर को। जी, और उमाशंकर पांडे, इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? दो लोग तो मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, इनके आंसू थम नहीं रहे। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि जब अहंकार होता है तो वहां समाधान नहीं निकल सकता। मुख्यमंत्री जी अहंकार में है, कोई किसी कर्मचारी से बात नहीं कर रहा है, आवाज उठाने पर उनको जेल में डाला जा रहा है, उन पर लाठियां तानी जा रही हैं, उनके हाथ पांव तोड़ दिए जा रहे हैं, और ये नैतिकता का बिल्कुल पराभाव है कि महिलाओं के हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि आंदोलन अधिकार है। अरुण जी, अगर आंदोलन अधिकार है तो एस्मा लगाकर 711 एम्बुलेंस चालकों को बर्खास्त क्यों कर दिया गया? क्यों इनके अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को जेल में डाल दिया गया? ये आंदोलन करने पर अगर ये लाठियां बरसती ना अरुण जी, तो आज ना भाजपा होती, ना आपके कोई नेता होते। अगर कांग्रेस इस पर उतर आया होता तो आज आपका अस्तित्व भी नहीं होता। लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है, समाधान कैसे निकाले जाते हैं, कैसे झुककर जनता को सलाम किया जाता है, उनके दुख दर्द पर निर्णय निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखिए। हम ऐसे ही 60 साल सत्ता में नहीं थे, हमने जनता को झुककर सलाम किया है, जनता के हक दुख दर्द में हम खड़े रहे हैं। सुन लीजिए, आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो सरासर अन्याय है, क्रूरता है, निर्दयता है, इसको सीखिए। क्या आपको लगता है कि आपकी समस्या का आलोक वर्मा समाधान किसानों की दिल्ली में या लखनऊ में? देखिए ब्रजेश जी, मैं बताऊं कि जैसे जयशंकर मिश्रा जी रो रहे थे, ये हमारे भाई हैं, किसानों के ही बेटे आज सब ऐसे परेशानी में पड़े हुए, सरकार किसी की बात नहीं सुनती। ये दिल्ली नहीं, ये पूरे देश में, प्रदेश में जितने भी हैं, सारे राजधानियों को दिल्ली बनाने का काम किसान करेगा। और जब तक इन सब की मांगे नहीं मानी जाएंगी, न किसान यूनियन, न कोई यूनियन, कोई शांत होने वाला नहीं है। और मैं ब्रजेश जी आपको बताऊं, जिस कंपनी की हमारे भाई बात कर रहे थे, आपके चैनल पे जीवी के बारे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिखाया गया था जी, लेकिन आज तक उसको आपकी जांच, हमारे ही संवाददाताओं ने इनके घपले घोटाले खोले थे, ठेका पट्टा कैसे चोरी करता है, ये सब हम लोगों ने खोला था। हमारे पास दस्तावेज भी हैं, पर यूपी सरकार ने इसकी जांच नहीं कराई। जा सके सेम उसी तरह किसानों के साथ किया जाता है। और अरुण जी की तो मजबूरी है, अरुण जी की मजबूरी है, इनको जितना पन्ना लिख के दिया जाएगा उतने पन्ना बोलेंगे, उसके आगे बोल नहीं सकते। उसके आगे बोलेंगे तो इनका भी इलाज करेगी सरकार। इनके कोई भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से ये उम्मीद भी करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि हमारे भाई बहन जो लखनऊ में या विभिन्न जनपदों में आंदोलनरत हैं, धरनारत हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनकी जायज़ मांगों को मानिए, उनके साथ बात करिए, समस्या को विकट मत करिए, समस्या को समाधान करिए और संवाद से समाधान की ओर बढ़िए, न कि संवाद से समस्या और संकट की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।